हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई ऐसे गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो में चलिए समझते हैं यूनिट नंबर 8 को, जिसका नाम है भाई जेंडर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में समझेंगे जेंडर के बारे में। दोस्तों जो ये वाला हमारा यूनिट है, ये वाला यूनिट हमारी भाई इस वाली बुक से है, जिसका नाम है भाई BPSC 131। ठीक है दोस्तों, ये इग्नू के फर्स्ट ईयर के बच्चों का कंटेंट है। ठीक है, चलिए खैर चलते हैं हम आज के टॉपिक की ओर, जो कि है हमारे जेंडर। यानी जेंडर आप लोगों ने देखा होगा कि हम ये जेंडर शब्द अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हुए हैं। ठीक है, कि जेंडर क्या होता है। ठीक है, जेंडर का समाज में किस प्रकार से रोल होता है। जेंडर के बेसिकली दो मतलब होते हैं। एक तो होता है हमारा जैविक होता है, एक होता है भाई हमारा सामाजिक मतलब होता है इससे। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो भी मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है भाई, सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है। जो भी यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ, सीधे आपसे क्वेश्चन यहीं से भाई पूछेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को भाई पूरा जरूर देख लेना, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आइए वीडियो कर देते हैं फाइल स्टार्ट और समझते हैं अपना टॉपिक, जो कि है भाई जेंडर। जेंडर का अर्थ, ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जेंडर का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद में समझेंगे और अदर टॉपिक। तो जेंडर का मतलब होता है कि केवल जैविक लिंग। ठीक है, केवल जैविक लिंग, यानी जेंडर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ये हमारे लिंग से संबंधित है, यानी हमारे सेक्स से संबंधित है, यानी हमारी जो जैविक प्रक्रिया है उनसे संबंधित है। नहीं, ये क्या है, उनसे संबंधित नहीं होता है, बल्कि यह समाज द्वारा बनाए गए भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं और पहचान से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है ये हमारा, जो भी समाज में, ठीक है, जो भी सामाजिक लोग होते हैं उन्होंने क्या कर रहे हैं जेंडर के लिए, यानी पर्टिकुलर एक आदमी और पुरुष के लिए, ठीक है, सॉरी, आदमी और स्त्री के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों के लिए एक अलग अलग मतभेद बना दिए। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग संरचनाएं बना दी और दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दोनों के अलग अलग काम डिवाइड कर दिए कि आपको ये काम करना है, आपके लिए ये काम है। ठीक है, आपसे आप भारी काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आपको ये वाले काम करने भी नहीं है। ठीक है, आपकी कैपेसिटी नहीं है। इस तरह की सारी संरचना, ठीक है, हमारी किसने बनाई, समाज ने। ठीक है दोस्तों, किसने बनाई, समाज ने। तो यही क्या है, जेंडर है। ठीक है, यही क्या है, जेंडर है। जेंडर के अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जेंडर के बेसिकली दो मतलब होते हैं। पहला मतलब हमारा होता है कि जेंडर का मतलब यानी जैविक लिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर जैविक चीज़ों से बात हो रही है, यानी जो भी हमारी प्रक्रिया, जो भी हमारी जैविक संरचना है। ठीक है, यानी सेक्स के, ठीक है, यानी सेक्स। और उसके बाद में जो दूसरा है जो कि जैविक, ठीक है, इसको भी क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जो कि जेंडर किसने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। अब ये मनुष्य ने जेंडर इस वजह से बनाया है ताकि समाज में ये चीज़ डिफाइन कर सकें कि ये वाला काम स्त्री के लिए है, ये वाले काम पुरुष के लिए है। ठीक है, बेसिकली इसका ये मतलब है। अब समझ लेते हैं इसमें और डिटेल से कि जेंडर और लिंग के अंदर, सॉरी, जेंडर और सेक्स के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, जेंडर और सेक्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ये वाली लाइन समझ लेते हैं। तो देखो भाई, सेक्स क्या है, एक जैविक आधार है। ठीक है, जैविक आधार है, यानी सेक्स के बेस पे हम बोलते हैं कि ये फीमेल है और ये वाला बंदा मेल है। ठीक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं सेक्स। ठीक है, जो कि हमारे पेरेंट्स से निर्भर होता है। ठीक है भाई, किसके ऊपर निर्भर होगा, हमारे पेरेंट्स के ऊपर। और बात हम करें भाई जेंडर के, तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक एक प्रक्रिया है। ठीक है, जहाँ पर मनुष्य ने अपने जगत कल्याण के लिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया लोगों के काम धंधे को। ठीक है, स्त्री का अलग समुदाय बांट दिया, पुरुषों का अलग समुदाय बांट दिया। स्त्री के अपने अलग अधिकार हैं, पुरुष के अपने अलग अधिकार हैं। स्त्रियों के कुछ काम धंधे अलग हैं, पुरुषों के काम धंधे अपने कुछ अलग हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, जेंडर के अंतर्गत आती हैं। तो जेंडर हमारा कैसा होता है, सामाजिक होता है। जेंडर कैसा होता है, सामाजिक होता है, क्योंकि समाज के लोग ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे कि कोई छोटा बेबी है, उसे तो नहीं पता कि हमें समाज में किस प्रकार से रहना है। अब धीरे धीरे क्या करेगा, समाज से चीज़ों को एक्वायर करना शुरू करेगा और चीज़ों को जानेगा, पहचानेगा, समझेगा, तब जाकर के उसे पता चलेगा, ओ मैं तो मेल हूँ, तो मुझे इस तरह से रहना है। जैसे कि सोसाइटी में एक धारणा बनी हुई है कि जो लड़के होते हैं, लड़कों को दर्द नहीं होता है और लड़के कभी रोते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेल वाली कंडीशन में बताता है। और वहीं जो फीमेल की हम बात करें, तो फीमेल जो होती है कैसी, सुशील होती हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाचार ऐसा समझते हैं सोसाइटी के लोग। और उसके बाद में ये क्या है, अबला नारी है, और साथ ही कैसी, सुरीली होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, सुरीली होती हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली होती हैं। ठीक, यानी जो यहाँ पर जो बेबी है, वो उसने अपनी पूरी सोसाइटी सीख लिया कि जो मेल है, ठीक है, मेल किस तरह से रहते हैं सोसाइटी में, जो फीमेल है, फीमेल किस तरह सोसाइटी में रहते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, जेंडर के अंतर्गत आते हैं, जो कि सामाजिक बेस पे हो सकता है। ठीक है, जैसा समाज मिलता है बच्चों को, वैसे ही उसकी ग्रोथ भी होती है। और साथ साथ इसमें है सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक कारण। ठीक है, सांस्कृतिक कारण की हम बात करें कि जैसे कि एक परिवार है हिंदू परिवार और एक परिवार है मुस्लिम परिवार। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हिंदू परिवार में जो भी बच्चा पल रहा है, ठीक है, जो भी बच्चा बड़ा हो रहा है, जो जिसकी बच्चे ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पर जो मोमडन बच्चा है उसकी भी ग्रोथ हो रही है। अब दोनों क्या है, अपने अलग अलग धर्म से है, अलग अलग उनकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, अलग अलग चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग रूप से हैं। ठीक है, अलग अलग समाज से आते हैं। लेकिन
अब उनको पता है कि इसको भी पता रहेगा कि मुझे क्या काम करने हैं, ठीक है। अगर मैं ये काम करूंगा, गुड़िया से खेलूंगा, तो ये कैसे काम हो जाएंगे, लड़कियों वाले काम हो जाएंगे। और अगर गुड़िया से खेलने लगेगा, ठीक है, या लड़कियों के साथ लड़कियों जैसा बिहेवियर करने लगेगा, तो उसके बाद में क्या है, इसको भी दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी सोसाइटी के लोग इसको परेशान करना शुरू कर देंगे। तो आप लोग अब तक तो समझ गए हो कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक एक प्रक्रिया होती है जो कि मनुष्य के द्वारा रचित है। कैसी है, मनुष्य के द्वारा रचित है। बाकी जो सेक्स होता है, यानी जो लिंग होता है, वो किसके ऊपर बेस होता है, हमारे जैविक संरचना के ऊपर, ठीक है, हमारे डीएनए के ऊपर, जो कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि जेंडर और राजनीति का अर्थ, ठीक है। जेंडर और राजनीति का अर्थ, यानी जेंडर में राजनीति, जो राजनीति प्रक्रिया है वो अपनी किस प्रकार से भूमिका निभाती है, ठीक है। चलिए ये भी समझते हैं। तो राजनीति में जेंडर यह बताता है कि, ठीक है, जो राजनीति के अंदर जेंडर जो है हमें क्या बताता है, हम ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, किस जेंडर को कितनी शक्ति मिलती है, ठीक है। राजनीति में हमें जेंडर यह बताता है कि किस जेंडर को, ठीक है, ज़्यादा शक्ति मिलती है, कम शक्ति मिलती है। यानी फीमेल को ज़्यादा शक्ति मिलती है, फिर मेल को ज़्यादा शक्ति मिलती है। हम बेसिकली इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो निर्णय कौन लेता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता ही है कि सोसाइटी में कौन निर्णय लेता है ज़्यादा। आप अपने घर में ही देख लो, पूरे के पूरे निर्णय हमेशा मैक्सिमम डिपेंड किस पे रहेंगे, पापा के हाथ में रहेंगे, ठीक है, दादाजी के हाथ में रहेंगे। लेकिन कई रेयर चांस होते हैं जहाँ पर किसी की मम्मी की चलती हो, ठीक है, किसी की चलती हो, मम्मी की चलती हो। लेकिन हमेशा जो भी भारत क्या है, एक पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर किसकी चलती है भाई, पुरुषों की चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी आवाज़ सुनी जाती है, ठीक है, किसकी आवाज़ सुनी जाएगी, पुरुषों की आवाज़ सुनी जाएगी, ठीक है। यानी पुरुषों का वर्चस्व क्या है, हर जगह ज़्यादा है। यानी निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, साथ साथ नीतियाँ बनाने में, नीतियों को लागू करवाने में, ठीक है। काम धंधा जो उन्होंने सेट किया है वो अच्छे से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, उनको ठीक करना है। यानी बेसिकली जुडिशरी वाला भी काम वो क्या करते हैं, खुद ही कर लेते हैं। और चलिए समझते हैं कि राजनीति में जेंडर असमानता। अब राजनीति के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, जेंडर असमानता देखने को मिलती है। यानी जेंडर असमानता का मतलब ये है कि जहाँ पर जो दो जेंडर है, यानी एक है मेल और दूसरा है फीमेल, जो कि इक्वल नहीं है सोसाइटी में, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर दोनों अगर इक्वल होते तो ये हम असमानता जैसा वर्ड कोई पढ़ते ही नहीं, ठीक है। अगर क्या है, राजनीति में भी क्या है, आज के समय इक्वल नहीं है, जबकि 2026 चल रहा है, ठीक है, 2026 चल रहा है, फिर भी क्या है, ये चीज़ इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, इक्वल होने का रीजन ये है कि जो महिला वर्ग है, अब ये इनके क्या है, इनको पिछले समुदाय से इनको पीछे घसीटता रहा गया है, ठीक है। इनका शोषण करते गए हैं लोग, ठीक है। इनको समझा नहीं गया है, इनको पर्याप्त मात्रा में वो संसाधन नहीं मिले जो इनको चाहिए थी, ठीक है। जिस तरह से आज लड़कियां कहीं पर भी आज, जिस तरह से आज महिला सशक्तिकरण बेहतर तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। अगर आज से ये 50 साल पहले होता तो जो 50 साल पहले वाली जो लेडीज थी, ठीक है, वो भी उनकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होती, ठीक है। तो देश आज कहीं और होता, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग समझ गए कि राजनीति के अंदर भी क्या होता है कि जेंडर असमानता हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कैसे देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्या है, महिलाओं की संख्या, ठीक है, जो महिलाओं की कम भागीदारी है। अब राजनीति में देखा होगा आप लोगों ने कि हमारे देश में कितने 28 राज्य हैं। अब 28 राज्य के अंतर्गत कितनी सीएम है, ठीक है, जो कि फीमेल सीएम है, बस गिनी चुनी कितनी है। एक तो दिल्ली में भी रिसेंटली अभी रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, और उससे पहले ममता बनर्जी की सरकार चल रही है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको अगर पता है कि कहीं अगर लेडी की सरकार अगर चल रही है, ठीक है, तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। शायद मेरे अकॉर्डिंग तो दो ऐसे 3-4 ही स्टेट होंगे, ठीक है, जहाँ पर किसी लेडी की चलती होगी, ठीक। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। बाकी मैं इतना श्योर नहीं हूँ इस बारे में। देखो यहाँ पर निर्णय लेने वाले पदों पर पुरुषों का वर्चस्व, ठीक है। राजनीति में अंदर क्या है कि फीमेल तो कम है, ठीक है। यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, यानी जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, किसके हाथ में होते हैं, सारे के सारे किसके, पुरुषों के हाथ में होते हैं। अब पुरुषों के हाथ में रहते हैं तो वो उसके हाथ में जो भी नीतियाँ हैं, ठीक है। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर आपके हाथ में सारा का सारा अगर कानूनी व्यवस्था दे दी जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि आपको अपने अकॉर्डिंग बना लो, ठीक है, उसके बाद हमें इन्होंने क्या करा है कि अपने अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें ढाल रखी हैं, पूरा स्ट्रक्चर अपने बेस पे बना रखा है। फीमेल का जो वर्ग है इसके ऊपर तो उतना ध्यान ही नहीं दिया गया, जिस तरह से अब जाकर के इतना ध्यान दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, नारी क्या है, सर्वोच्च है, इस तरह के अगर नारे दिए जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है। अगर यही समाज अगर पहले वाली स्त्री को अगर समझता, तो आज के टाइम में जो स्त्री की जो कंडीशन इतने दिन लग गए इसको ठीक होने में, ठीक है, जो महिलाओं ने इतना प्रदर्शन किया, महिलाओं ने इतना आंदोलन किया, अगर यही वाले अगर आंदोलन अगर उन्होंने बहुत पहले कर दिए होते, तो आज के समय में महिलाओं जिस तरह से जो पुरुष अपनी तरक्की करते हैं, ठीक है, पुरुषों का नाम आता है हर जगह, पुरुषों का नाम हमेशा ऊपर वाली टैगलाइन पे चलता है, ठीक है। तो आज के टाइम में महिला को भी वहाँ पर क्या नाम देखने को मिलता है,
ठीक है। और बल्कि ये होना क्या है पॉसिबल है, लेकिन क्या है कि भारत का एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसकी पैतृक सत्ता हमेशा किसके हाथ में रहती है, आदमी के हाथ में रहती है। ठीक है दोस्तों, और समझो यहाँ पर महिलाओं के मुद्दों को कम प्राथमिकता। ठीक है, जो भी महिलाएं हैं, ठीक है। अब जो राजनीति के अंदर क्या होता है, जो भी महिलाओं के हित में मुद्दे लिए जाते हैं वो क्या बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई महिला है ही नहीं राजनीति में। ठीक है, महिलाएं कोई राजनीति में ज़्यादा है ही नहीं कि जो अपने जाकर के मुद्दे को उठाए। जैसे कि अभी के टाइम में क्या है, वित्त मंत्री हैं जो कि कौन है भाई, निर्मला सीतारमण है। और उसके बाद में बहुत सारी अभी हैं जो कि क्या राजनीति में अपना योगदान दे रही हैं। ठीक है, जैसे कि सीएम रेखा गुप्ता हो गई, ममता बनर्जी हो गई। ठीक है, और जैसे कि बहुत साल पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, करीब 7-8 साल पहले की बात है, जब किसकी मायावती जी की सरकार होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब जब यहाँ पर कोई महिला रहेगी नहीं तो उसके बाद में महिला क्या करेगी कि वो पिछड़ती जाएगी। ठीक है, क्या होगी, पिछड़ती जाएगी। अब कोई उसके लिए आवाज़ उठाने वाला है नहीं, सारे के सारे क्या हैं, पुरुष हैं। अब उनको नहीं पता है कि पुरुषों को की महिलाओं को सोसाइटी में किस प्रकार की विडम्बनाओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से रूढ़िवादी धारणाओं का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है कि कोई लेडी अगर आएगी निकल करके तो उसके बाद में तभी तो जाकर के पूरा जागरूक करेगी सोसाइटी को, तब जाकर के एक नई एक नीतियाँ कानून बनेंगे जो कि महिलाओं के हित में होंगे। तो जैसे कि जो महिलाओं के जो भी नियम कानून होते हैं इनको क्या नकार दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम तो ऐसा ही होता है। जैसे कि जो महिला की जो शिक्षा है, अब इनके ये भी क्या है बहुत पहले पीछे थी, आज के समय में तो खैर फिर भी ठीक हो गई है। यानी महिला की जो शिक्षा है इसके ऊपर हम क्या बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर पहले सेफ्टी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, और आज के समय में क्या है सुरक्षा भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इस मामले में उत्तर प्रदेश का भाई नाम कुछ और ही है सुरक्षा के मामले में। ठीक भाई, चलिए सुन, अगला टॉपिक है इसमें भारत में जेंडर और राजनीति। अब भारत के अंदर क्या है, जेंडर और राजनीति के अंतर्गत क्या चल रहा है हम ये भी समझ लेते हैं कि हमारा देश है भारत। ठीक है, जो कि ये क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यानी भारत में हमारे क्या है, लोकतांत्रिक प्रशासन है। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली चलती है। इससे पहले वाली वीडियो हमने ये सारी की सारी चीज़ें समझ ली थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो भारत में जेंडर और राजनीति, तो यहाँ पर क्या है, मतदान में अधिकार। ठीक है, मतदान में अधिकार, यानी हमारे भारत में जो भी 18 साल का व्यक्ति हो जाता है, जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा तो उसको क्या है, अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाना पड़ता है, और साथ उसके बाद में वो वोट देने के लायक हो जाता है। यानी उसको अधिकार मिल जाता है कि आप अपना किसी को वोट दे सकते हो, अपना किसी को मत दे सकते हो। ठीक है, और किसी भी पार्टी को जिताना चाहो उसको जिता सकते हो। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, किसी प्रकार का उस बंदे के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, जो भी महिलाओं है, ठीक है, महिलाओं को क्या पहले इतना ज़्यादा समझते नहीं थे लोग, और उसके बाद अब क्या है कि इनके लिए आरक्षित कर दी गई चीज़ें। ठीक है, जैसे कि पंचायत स्तर पर, यानी जो भी लोकल लेवल है, ठीक है, जो भी लोकल लेवल है, यानी स्थानीय सरकार के अंतर्गत इनको लेडीजों को कितना 33% आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, और फिर भी महिलाओं की संख्या क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, क्योंकि महिला क्या है कि पढ़ती ही तो आज के समय ठीक है, लेकिन फिर भी वो उतना ज़्यादा अभी भी एक्टिव नहीं है। ठीक है, और एक्टिव होने का मेन रीज़न ये है कि जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को क्या एक जगह बिठा करके रखते हैं। ठीक है, उनको ग्रोथ नहीं ज़्यादा होने देते हैं। और दूसरा रीज़न ये कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी है कि बच्चे आजकल रील वगैरह देखते रहते हैं और स्क्रॉलिंग वगैरह चलती रहती है। ठीक है, जिस वजह से क्या उनका इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है कि बस वही वल्गर कंटेंट है, वही वगैरह देखना है और उसी से अपना टाइम पास करना होता है। तो अब जब इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी तो उसके बाद में अब जो भी फिर सत्ता जिनके हाथ में रहेगी, अब नियम कानून वही सेट करेंगे, तो उनको कोई बताने वाला नहीं है कि फीमेल को इस प्रकार के इशू होते हैं। तो उसके बाद में फिर क्या हमें देखने को जो भी है इशू देखने को वही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, फीमेलों को यहाँ पर भाई जागरूक होना चाहिए। ठीक है, यानी अवेयरनेस होनी चाहिए लेडीज़ों के अंदर। वैसे कि तो काफ़ी हद तक तो फीमेल ने इसको काफ़ी हद तक कवर किया भी है, और अभी क्या है कि फीमेलों को और ज़्यादा, यानी जो भी महिला समुदाय है, ठीक है, इनको क्या और ज़्यादा सजग और ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है अभी भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रमुख महिला नेता। ठीक है, अभी के टाइम में और पहले के समय में भी कुछ प्रमुख महिला नेता भी रही हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी जी का नाम हमेशा इसमें टॉप लिस्ट में आता है, और उसके बाद में सुषमा स्वराज, और हमारी हैं ये ममता बनर्जी। ठीक है, और बहुत सारी लेडीज़ हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में चल रही हैं कौन चल रही है भाई, सीएम रेखा गुप्ता। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी थी कौन, मायावती जी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। चलिए समझते हैं कि भाई एक लक्ष्य के रूप में, अगला टॉपिक है भाई हमारा, एक लक्ष्य के रूप में जेंडर
समानता, ठीक है, यानी एक लक्ष्य के रूप में जेंडर समानता। अब हम पहले तो आप ये समझो कि जेंडर समानता क्या होती है। जेंडर समानता क्या होती है? तो जेंडर समानता का मतलब सीधा सा यही है कि जहाँ पर दो जेंडर हैं, एक यहाँ पर फीमेल है और एक इस साइड मेल है, दोनों को क्या करना है? इक्वल रखना है, ठीक है, दोनों को क्या करना है भाई? इक्वल रखना है। अब ऐसा नहीं है कि, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई जो ये मेल है, ठीक है, इसको हम आगे ले जाएं और जो ये फीमेल है इसको पीछे रख दें, या फिर जो मेल है इसको पीछे पिछाड़ दें और जो फीमेल है इसको आगे रख दें, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तब भी हमें इशू देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा करेंगे तब भी देखने को इशू मिलेगा। दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है। जितना हम इसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं उतना ही हमें इसे भी देना है, जितना हम इससे शक्ति प्रोवाइड कर रहे हैं उतना हमें इसे भी शक्ति प्रोवाइड करना है, ताकि दोनों ही समुदायों को, ठीक है, दोनों ही वर्ग की कम्युनिटी को कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले, यानी फीमेल भी मस्त आराम से रहे और मेल भी आराम से बढ़िया से रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम समझते हैं और ज़्यादा इसमें। तो जेंडर समानता समझ गए, जहाँ पर दो जेंडर को क्या इक्वल रखा जाता है। बेसिकली दो ही जेंडर होते हैं, कौन सा? एक तो होता है मेल, दूसरा होता है हमारा फीमेल, ठीक है। चलिए समझते हैं कि इसको क्या है, एक लक्ष्य के रूप में हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? न्याय सुनिश्चित करना। अगर हम कहीं पर अगर न्याय अगर सुनिश्चित कर देंगे तो उसके बाद में जेंडर जो समानता है वो हमें बढ़िया से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई घर है, ठीक है, कोई घर है और जहाँ पर किसी का, ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कोई एक घर है और उसके बाद में जहाँ पर लड़कियों को पिछाड़ा जाता है, यानी लड़कियों को पीछे रखा जाता है, लड़कों को आगे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो लड़कियों के साथ क्या है अन्याय हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, हम न्याय सुनिश्चित कर देंगे ताकि लड़कियाँ भी क्या है, उसी परिवार का तो एक अंग है, उसी परिवार का हिस्सा है, ताकि उनको भी उतना ही हिस्सा मिले जितना कि उसके भाइयों को मिल रहा है, ठीक है, उसके और भी अदर जो भी लोग हैं उन सबको मिल रहा है। तो ये भी क्या है, उन्हीं का तो अंग है, ठीक है। जिस प्रकार से इधर हम बराबर ध्यान दे रहे हैं उस तरफ हमें इधर भी ध्यान देना है और दोनों को आगे ले जाना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, देश का भविष्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र मजबूत करना, ठीक है। जो भी हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी कितनी है हमारी, डेमोक्रेसी यानी जो हमारा लोकतंत्र है, यानी जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, सबसे अच्छा है, ठीक है, सबसे लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है, जिसको बनने में भाई पूरा 2 साल 18 दिन लग गए थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में ये क्या है, इसको जब, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है हमारा जो लोकतंत्र है, यहाँ पर क्या है, लचीलापन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी व्यक्ति को अगर अगर किसी ने अगर आज अगर क्राइम करा है तो उसको फांसी या फिर कुछ और भी सजा कितने 3-4 साल बाद लगती है, जब तक फाइल पन्ने वगैरह हमेशा पलटते रहते हैं। जिस तरह से और अदर कंट्रीज में तुरंत पॉइंट एंड मोमेंट पर तुरंत भाई ले लेते हैं एक्शन, ठीक है। जैसे ही वहाँ पर रिएक्शन हुआ वैसे ही उसका रिएक्शन तुरंत देखना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है इंडिया में कि बस पन्ने पलटते फाइल बदलती रहती हैं, उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि फाइल पड़ी रह जाती है और उसके बाद में बंदा आराम से मस्त मजे मार रहा होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो भाई, विकास में योगदान, ठीक है, विकास में क्या देता है, योगदान देता है, ठीक है। कौन योगदान देगा? जो कि हमारा है जेंडर समानता। अगर दोनों, अगर जेंडर को, यानी दोनों, अगर महिला और पुरुषों का अगर दोनों को हम समान दृष्टि से देखें तो दोनों ही क्या है, समान के, दोनों हमारे समाज के लिए क्या है, जरूरी वर्ग है, ठीक है। अगर दोनों हमारे समाज के लिए जरूरी है तो हमें इनके ऊपर ध्यान भी क्या देना है, इक्वली देना है, यानी दोनों को क्या अवसर की जो समानता है दोनों को इक्वल देनी है, जो स्वतंत्रता है दोनों को इक्वल देनी है, तब तो जा करके हम इस पे अच्छे से मजबूती ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला टॉपिक है भाई, जेंडर समानता हासिल करने के उपाय, कि जो जेंडर की जो समानता है जिसको अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए हैं, इसको हम हासिल कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पहला कारण यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि जागरूकता नहीं फैलाते हैं, ठीक है। इसलिए सरकारों ने क्या करा है जी, जागरूकता फैलाने के लिए नारा लेकर के आती हैं, ठीक है। जैसे कि एक अभी बहुत समय पहले एक नारा आया था, ठीक है, बताना कि ये वाला जो नारा कब आया था, कि बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी पढ़ाओ, ठीक है दोस्तों। ये एक नारा आया था जो कि आप लोग मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में ये नारा कौन सी सरकार लेकर के आई थी और ये किस सन में लेकर के आई थी, ठीक है दोस्तों। और देखो यहाँ पर जेंडर समानता, ठीक है, जो जेंडर के प्रति जो समानता है इसको हासिल करने के हमारे पास क्या है उपाय। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि लोगों को जागरूक करना है, यानी जो भी मेल, ठीक है, जो भी मेल बॉडी है या फिर फीमेल बॉडी है, दोनों को हमने क्या करना है, जागरूक करना है, दोनों ही पार्टी को हमें क्या करना है, अवेयर करना है, ठीक है, ताकि दोनों को पता चल सके कि ये भी क्या है, समाज का हिस्सा है और ये भी क्या है, समाज का हिस्सा है। दोनों का अगर साथ अगर होगा तो सबका क्या होगा, विकास होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर ये शिक्षा का प्रसार, जिस प्रकार से मनुष्य
मेल कैंडिडेट को ज़्यादा आगे रखते हैं, उस तरह से फीमेल को भी क्या रखना चाहिए, आगे रखना चाहिए। हालांकि आजकल की जो सरकारें हैं इसके ऊपर ध्यान भी दे रही हैं। तो जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, जो भी लड़कियां हैं तो उनसे जो भी सरकारी पेपर होते हैं तो उनके ऊपर क्या मिनिमम से पैसे लगते हैं, या पैसे किसी बहुत सारे ऐसे फॉर्म निकलते हैं, ठीक है, जो उसकी सरकारी होते हैं कि उन वहाँ पर उनके पैसे लगते नहीं है, ताकि जिस प्रकार से जो भी पुरुष समाज है वो आगे अपना बढ़ रहा है, वो निर्णय ले रहा है, उस तरह से जो फीमेल है वो भी आए समाज में, ठीक है, और वो भी अपने कानून को समझे और उसके बाद में उनका यूज करें, ठीक है, और अपने जीवन को बढ़िया तरीके से जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, यानी शिक्षा का हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू लोग अवेयर होंगे तो उसके बाद में उनका विकास होना निश्चित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कानूनी अधिकारों को, ठीक है, जो भी कानूनी अधिकार है इनमें इनको क्या करना है, संरक्षण करना है। यानी बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, कानूनी जो भी अधिकार होते हैं इनको तोड़ देते हैं या फिर इनको मानते नहीं है, इनका उल्लंघन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई भी काम अगर करता है तो उनको क्या दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए समझते हैं कि इसमें राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, अगर हमें समानता अगर हासिल करनी है तो जिस प्रकार से हमारे पूरे संसद भवन में मेल पूरे बैठते हैं, और वैसे ही क्या है फीमेल को भी बैठाना चाहिए। ठीक है, फीमेल को भी बैठाना चाहिए, यानी फीमेल जो भी है, फीमेल की जो भागीदारी है वो भी उतनी होनी चाहिए जितने की मेल हमें देखने को मिलते हैं हमारे संसद भवन में। ठीक है, जितने भी हमारे एमपी वगैरह हैं, तो अभी कितने हैं, 543 वगैरह हैं। ठीक है, तो जितने हैं तो उनमें से क्या लगभग 100-150 तो फीमेल होनी चाहिए, तब जाकर के देश में कहीं जाकर के बदलाव आएगा और ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, जो फीमेल जो वर्ग है, यानी जो महिला समुदाय है, इनको क्या सशक्त होना चाहिए। ठीक है, और जो भी नारीवाद है और महिला सशक्तिकरण है, ठीक है, यानी अपने हकों को, अपने हितों को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, और देखो सामाजिक सोच में बदलाव। अब जो समाज में क्या है कि रूढ़िवादी हमेशा धारणाएं बनी रहती हैं कि जो ये लड़कियां हैं, जो ये महिलाएं हैं, ये क्या है समाज में रहने के समाज में तो रहेंगी लेकिन चार दीवारी के अंदर रहेंगी। अब ये क्या है बाहर का कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज के समय में लड़कियों ने क्या करा है, पूरी तरह से इस चीज़ को नकार दिया है। आप लोगों ने 7वीं क्लास में एक कहानी भी पढ़ी होगी कि औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, बड़ा ये बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको टाइम मिले तो उसको एक बार जरूर रीड करना, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक बदलाव में क्या है, चेंजेस आना चाहिए। जैसे कि समाज में जब भी बदलाव आएगा तो लोगों की सोच बदलेगी। ठीक है, जब लोगों की सोच बदलेगी तो लोग क्या करेंगे, ट्रोल करना छोड़ देंगे, किसी को ट्रोल करना छोड़ देंगे। अगर कोई किसी को अगर ट्रोल करता है तो उसको क्या मानसिक रूप से दिक्कत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं कि अगला टॉपिक है हमारा जेंडर संबंधी मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। जेंडर संबंधी मुद्दे और प्रवृत्तियाँ, कि सबसे पहले हम जानेंगे कि मुद्दे क्या होते हैं, देन उसके बाद हम जानेंगे कि प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, यानी इसके बचाव क्या है। ठीक है, तो देखो मुद्दे क्या हैं जेंडर संबंधी। तो यहाँ पर क्या है, लैंगिक भेदभाव। जेंडर के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं कि लिंग का भेदभाव देखते हैं, यानी फीमेल को हम पीछे रखते हैं, मेल को आगे रखते हैं, या फिर फीमेल को आगे रखते हैं, मेल को पीछे रखते हैं। ठीक है, इसलिए इसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए सरकार ने क्या कराया है कि दोनों को बराबर करने की कोशिश की है। जो भी राजनीतिक पार्टियाँ आती हैं वो क्या करती हैं, इन चीज़ों को दोनों इक्वल करने का काम करती हैं, ताकि किसी भी पार्टी को, यानी किसी भी ना तो फीमेल को ये लगे कि मैं पीछे हूँ, ठीक है, पुरुष समुदाय से, या फिर किसी पुरुष को ये ना लगे कि मैं महिलाओं से पीछे हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है, लैंगिक भेदभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो शिक्षा में असमानता। अब क्या है, जिस तरह से पुरुषों को आगे रखा जाता है, आप लोगों ने अपने घर या फिर अपने आसपास की सोसाइटी में देखा होगा, अगर किसी के अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, या फिर किसी मान लेते हैं कि कुछ और भी है, और उसके बाद में जो लड़के हैं वो तो जा रहे हैं भाई पब्लिक स्कूल में। अब आपको पता है कि पब्लिक स्कूल में आजकल पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हालांकि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं, ठीक है, जहाँ की पढ़ाई वगैरह नहीं होती है। लेकिन और ऐसा नहीं है कि वो सरकारी स्कूल चलते नहीं है, वो भी सरकारी स्कूल चलते हैं। जब वहाँ पर उन स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई नहीं मिलेगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है, जो कि वहाँ पर लड़की अगर जा रही है तो उसके बाद वो अच्छे से वेल सेटल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये हमें असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शिक्षा में असमानता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने जो भी लड़का है लड़का को आगे रखते हैं और लड़कियों को पीछे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वेतन असमानता। लड़कों को क्या देते हैं कि वेतन इनको ज़्यादा दे दिया जाता है और लड़कियों को वेतन थोड़ा कम दिया जाता है। अब लड़कियाँ क्या है कि जो भी कंपनी है, कंपनी भी कॉर्पोरेट में आप लोगों ने देखा होगा, कंपनी क्या करती है कि
2 लड़कों की जगह वो 4 लड़कियां रख लेते हैं, ठीक है, कि वो उनको सस्ती पड़ जाती हैं, क्योंकि लड़कों को क्या चाहिए, एक ठोस सैलरी चाहिए, ठीक है, एक वेतन एकदम स्टैंडर्ड लेवल का चाहिए। लड़कियां जो होती हैं ये बहुत जल्दी कैसा मान जाती हैं, ठीक है दोस्तों, मान जाती है तो ये काम भी वगैरह कर देती हैं और उसी में काम कर देंगी, ठीक है। तो हमें ये सारी की सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमें देखने को मिलता है कि वेतन असमानता, यहाँ पर क्या है, जो भी सैलरी है उसमें समान नहीं है, यानी पुरुषों की जो सैलरी है हाई लेवल की है और जो महिलाओं की सैलरी है वो निम्न लेवल की है, ठीक है। और उसके अंदर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, यानी अभी जैसे कि हमने अभी ऊपर समझा के था, यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से पुरुषों का बाहुल्य है पूरे में, ठीक है, पूरे देश में पुरुषों का डंका बजता है, लेकिन महिलाओं का ऐसे इस तरह से डंका नहीं बजता है, ठीक है। यानी कोई इतनी अभी पावरफुल महिला नहीं है जो कि संसद में जा करके जिस तरह से पुरुष अपना मुद्दा उठाते हैं उस तरह से अपने मुद्दे उठा दे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ क्या है, हिंसा और उत्पीड़न। अब महिलाओं के साथ क्या है कि शुरू से ही बदतमीजीपना और यौन शोषण के काम ये शुरू से ही होते हुए आए हैं। तो यहाँ पर जो फीमेल जो वर्ग है इनके साथ क्या है कि अत्याचार भी बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद स्वास्थ्य और पोषण में असमानता, जिस तरह से मनुष्य क्या करता है, अपने लड़कियों को ज़्यादा ध्यान देता है, लड़की को थोड़ा कम ध्यान देता है, ठीक है। यही सोच के कि ये लड़की है, पराया धन है, क्या होगा, घर किसी और के घर जाएगी, ठीक है, हमें क्या देखने वाली। तो ये सारी की सारी क्या पोषण की असमानता देखने को मिलती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इस कुपोषण के शिकार में आने के बाद में उनकी डेथ भी वगैरह भी हो जाती है। अब हम समझते हैं कि भाई इसकी प्रवृत्तियाँ, यानी हम इसके बचाव के उपाय क्या लेकर के आए। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षा में सुधार किया गया। जिस तरह से लड़कों को जितनी शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी उतना ही हम लड़कियों के लिए भी बेहतरीन शिक्षा लेकर के आए, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे स्कूल भी वगैरह चलाए गए। एक कस्तूरबा गांधी करके स्कूल कल चला गया, ठीक है, जो कि लड़कियों के हित में काम करता है। और उसके बाद में हमारी सरकारें मिड डे मील स्कीम लेकर के आई, ताकि बच्चे आए स्कूल में आराम से पढ़ सकें, ठीक है। और उसके बाद में 6 साल से लेकर के 14 साल तक के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई। ये सारे का सारे किसमें, शिक्षा में सुधार करने के बाद में आया। और आरटीआई 2009 के अकॉर्डिंग भी यही है कि, और एनसीआर 2005 के अकॉर्डिंग भी यही है कि अगर बच्चों को कोई टीचर अगर पीटता है तो उसके लिए भी क्या है, दंडनीय अपराध है, टीचर क्या है, दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें शिक्षा में सुधार लेकर के आते हैं। और इसके बाद क्या है पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। अब आज के समय में क्या है, जब महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, महिलाएं वेल सेटल हो जाएंगी, महिलाओं के पास अच्छी एजुकेशन रहेगी, तो उनके पास क्या, अपने मुद्दे रहेंगे, अपने पास उनकी स्वतंत्रता रहेगी, उनके पास उनका कॉन्फिडेंस होगा, उनके अंदर उनका आत्मविश्वास रहेगा। अब जिनके अंदर आत्मविश्वास है अपनी बात को कहने का, अपनी बात को सामने वाले को समझाने का, तो वो क्या हमेशा आगे ही बढ़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो कानूनी और नीतिगत सुधार। अब यहाँ पर क्या है कि महिलाएं कानूनी की, यानी लॉ, जो भी लॉ होते हैं उनकी भी पढ़ाई करती हैं, साथ साथ यहाँ पर जो भी नीतिगत सुधार होते हैं, ठीक है, यानी नीतिगत सुधार उनमें के अंदर भी क्या चेंजेस आते हैं। पहले के समय में इतनी ज़्यादा वकील वगैरह महिला नहीं थी। आज के समय में क्या है, महिलाएं हमें एडवोकेट वगैरह भी देखने को मिलती हैं, महिलाएं हमें विधायक के रूप में देखने को मिलती हैं, महिलाएं हमें एमएलए, महिलाएं हमें एमपी के रूप में भी देखने को मिलती हैं, महिलाएं हमें सीएम के रूप में मिलती हैं, या फिर हम बोलें तो पीएम के रूप में मिलती हैं, या फिर जो हमारे देश की प्रथम लेडीज हैं, जो कि अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब यहाँ पर देखो भाई, डिजिटल और सोशल मीडिया पर प्रभाव, ठीक है। अब इसका क्या है, डिजिटल और सोशल मीडिया पर प्रभाव। आज के समय में क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और हर किसी का क्या है, एक ट्विटर, एक हैंडल होता है जहाँ पर फीमेल अपना पूरा, जो फीमेल का जो आयोग है, ठीक है, जो फीमेल आयोग है और जो कि उसको समर्थन करता है। अगर किसी महिला के साथ अगर बदतमीजी अगर होती है या फिर कुछ और भी काम होते हैं तो वहाँ पर जाकर के अपना ट्वीट वगैरह कर सकती है, और जो भी महिला हेल्पलाइन है वो उनके थ्रू अपनी सहायता प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो ये सारा किसके थ्रू हो पाया है, डिजिटल और सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ वगैरह भी होता है और ये महिलाओं के लिए आसान भी हो चुका है, ठीक है। यानी पहले के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी और लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन आज के समय में क्या है कि तुरंत बहुत सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, वैश्विक पहल है। अब जो महिलाओं की जो पहल है वो हमें वैश्विक लेवल पर भी दिखाई देती है, ठीक है। महिलाओं की जो पहल है वैश्विक लेवल पर भी दिखाई देती है, जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी जी, इन्होंने क्या बहुत सारे काम करे। और उसके बाद में ये क्या काम करती थी, वेट लिफ्टर का काम करती थी, वेट उठाती थी। और भाई कल्पना चावला जी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके समाज में आई और अपना योगदान दिया और देश के लिए अच्छे काम किए और देश के लिए क्या मेडल वगैरह लेकर के आई, देश का नाम रोशन किया, ठीक है। और अगला टॉपिक है भाई इसमें पितृसत्ता जेंडर, ठीक है, पितृसत्ता जेंडर असमानता की एक समझ, ठीक है, पितृसत्ता जेंडर की
असमानता समझ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको समझो। अब पहले तो ये समझो भाई पितृसत्ता क्या होती है। पितृसत्ता मतलब पिता की सत्ता। किसकी सत्ता है? पिता की सत्ता है। यानी जिसकी सत्ता रहेगी उसी के हाथ में क्या रहेगी? पावर रहेगी। यानी घर में किसके हाथ में पावर रहती है? पापा के हाथ में। किसके हाथ में? पिताजी के हाथ में पावर रहेगी। यानी जो भी नियम कानून बनेंगे किसके हित में बनेंगे? पापा के हित में बनेंगे। जो भी पापा बोलेंगे वही वाले नियम कानून लागू होंगे। और जो एक बार उन्होंने नियम कानून बना दिए तो उसके बाद उनके ऊपर संशोधन कर पाना थोड़ा जटिल हो जाता है। ठीक है, हालांकि संशोधन हो जाना ठीक है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पापा क्या है? सुप्रीम पावर है। पापा क्या है घर पे? सुप्रीम पावर है। और यहाँ पर देखो जेंडर असमानता की एक समझ के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि हमें पैतृक सत्ता के रूप में भी ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखो पुरुष समाज में क्या होता है, या जहाँ पर पुरुषों की सत्ता होती है, तो यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे किसके हित में लिए जाएंगे? पुरुषों के हित में लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फीमेल वर्ग को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, नहीं, फीमेल वर्ग को पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, फीमेल को भी हित में रख के देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी डिसीजन रहेंगे सारे के सारे रहेंगे फीमेल के नहीं, मेल के रहेंगे। ठीक है, किसके रहेंगे? मम्मी के डिसीजन नहीं रहेंगे, डिसीजन रहेंगे किसके? पापा के। यही होता है हमारा पैतृक सत्ता। ठीक है, यानी पितृसत्ता की हम बात करें तो। और उसके बाद यहाँ पर महिला सिर्फ क्या है? घर तक होती है। महिला यहाँ पर सिर्फ क्या होती है? पैतृक सत्ता में घर तक ही होती है। यानी जो भी महिला है सिर्फ घर तक ही सीमित रहेगी, चार दीवारी के अंदर सीमित रहेगी। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है? इसके अंतर्गत बदलाव आता है और चीजें आगे विकसित होती हैं और लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला इसमें है देखो संपत्ति संसाधन पर किसका प्रभाव रहेगा? किसका वर्चस्व रहेगा? पुरुष समुदाय का वर्चस्व रहेगा। ठीक है, किसका वर्चस्व रहेगा? पुरुष समुदाय का वर्चस्व रहेगा। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पर क्या है? पुरुष प्रधान समाज। जो भी समाज है, ठीक है, जो भी समाज है, जो भी सोसाइटी है, कैसी रहेगी भाई? पुरुष। ठीक है, किसके बेस पे चलेगी? पुरुषों के बेस पे। ठीक है, यानी मेल के अकॉर्डिंग चलेगी सोसाइटी। चलिए समझते हैं यहाँ पर जेंडर असमानता कैसे पैदा होती है। कि ठीक है, जो जेंडर असमानता है, ठीक है, ये पैदा कैसे होती है? यानी जो दो जेंडर हैं, एक हमने अब तक हम समझते आ रहे हैं कि दो जेंडर हैं। ये पहला है हमारे पास भाई कौन सा? मेल। सेकंड है हमारा भाई फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। अब ये दो जेंडर हैं, इन दोनों के बीच में जो असमानता है, असमानता हमें कहाँ से देखने को मिलती है? तो ये असमानता अगर हम ध्यान से अगर देखें तो ये हमें ये बचपन से ही देखने को इससे मिल जाती है। ठीक है, कैसे मिलती है चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? शिक्षा के भेदभाव में। जब भी हम बचपन में छोटे होते हैं, ठीक है, जो हम क्या है, हम लड़के हैं तो लड़कों क्या है? बेहतर थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्योंकि क्या? क्योंकि पूरा परिवार चाहता है कि जो ये क्या है, तो हमारे घर का लड़का है तो ये सोसाइटी में जब जी जाएगा तो उसके बाद हमारे नाम रोशन होगा। अगर जो ये लड़की है ये क्या है कि आज हमारे पास है, ठीक है, आज हमारे घर है तो कल किसी और के घर जाएगी तो उनका जाकर के नाम रोशन करेगी। ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन है भाई ये बहुत ज्यादा सच्ची। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और हम बात करें यहाँ पर क्या है? आर्थिक असमानता। लड़कों को क्या होता है कि घर में पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, अगर लड़की को ये कर पैसा अगर मांग दे तो उसके बाद सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा तुमने पैसे ले रहे हो तो इसका यूज क्या करोगे? ठीक है, इसका आपके जीवन में क्या यूज है? ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारी की सारी असमानता का क्या है? रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर राजनीतिक असमानता। जिस तरह से भी हम बात करते हुए आ रहे हैं कि जो महिला वर्ग है, महिला वर्गों का क्या है? राजनीतिक में जो हाथ कैसा है? पीछे है। हाँ, राजनीति में कैसा है? हाथ कैसा है? पीछे है। लेकिन वो जो पुरुषों का जो हाथ कैसा है? वो बहुत ज्यादा आगे है। अब जिसका हाथ आगे है तो उसके बाद में जो भी नियम कानून रहेंगे किसके हित में बनेंगे? पुरुषों के हित में बनेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बात करें यहाँ पर क्या है? सामाजिक भेदभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव। अब सामाजिक भेदभाव कहाँ से शुरू होता है? अगर घर, जब बहुत सारे घर मिल जाते हैं तब जाकर के एक समाज का निर्माण होता है। तो जब इन्हीं घरों से ठीक है, जब इन्हीं घरों से जेंडर इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, इन्हीं घरों से जब जेंडर इक्वलिटी नहीं है, यानी जो दो जेंडर है मेल और फीमेल, यानी महिला और पुरुष दोनों के बीच में, यानी जो लड़का और लड़की के बीच में मतभेद किया जाता है, अंतर किया जाता है, लड़कियों को कमतर समझा जाता है, लड़कों को आगे समझा जाता है कि लड़का है अच्छा काम करेगा। ठीक है, लड़की है बस क्या करेगी? घर भी तो रहेगी और उसके बाद में और इनको क्या ही काम करना है। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। ये मानसिक दृष्टि अगर होती है तो उसके बाद तब जाकर के इशू क्रिएट हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कि सामाजिक भेदभाव। ठीक है, अब ये भेदभाव क्या है? समाज में आकर के मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो लड़कियों का खेल होता है वो अलग होते हैं, लड़कों के खेल होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि भाई पितृसत्ता, यानी पितृसत्ता की उत्पत्ति के सिद्धांत। जो ये पितृसत्ता है, अब ये पितृसत्ता पनपती कैसे है? ठीक है, इसका उत्पादन कैसे होता है? ठीक है, इसका उत्पन्न कैसे होता है, यानी इसका निर्माण कैसे होता है? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो परंपरावादी विचारधारा। ठीक है, जो भी है हमारी परंपरावादी विचारधारा, यानी जो भी दादा परदादा से एकदम विचारधारा चलते हुए आ रही है। ठीक है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स है, ठीक है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स है जेड, और उसके बाद में
ठीक है, किसी के पेरेंट्स हैं जेड और उसके बाद में उल्टी गिनती शुरू करते हैं, ठीक है, कि सॉरी उल्टी ABCD हम शुरू करते हैं, जैसे जेड और उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा वाई, उसके बाद में एक्स आएगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा W आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि ये क्या है, ये तो हो गया बेटा, ठीक है, ये इसका पिताजी और ये इसके पिताजी और ये इसके पिताजी के और ये पिताजी के, ये इनके दादा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि अब ये परंपरा पूरी बन गई, यानी जो इन्होंने काम करे अपने पैतृक सत्ता में वो जो इनका लड़का करा, अब फिर इनके लड़के ने फिर ये वाले सारे हाथ करके ले लिए। अब जब ये नहीं रहेंगे तो उसके बाद ये सारे के सारे काम धंधे इसके हाथ में आ जाएंगे। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये परंपरागत रूप से क्या चलता हुआ आ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा, अपने आसपास की सोसाइटी में भी देखा होगा कि पैतृक जो संपत्ति है, ठीक है, यानी जो पैतृक जो शक्ति है पहले से क्या है पावरफुल में रही है, यानी जो महिला है महिलाओं को हमेशा दबाया गया है, सताया गया है, परेशान किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर चलिए समझते हैं कि अगला टॉपिक कैसे है, यानी परिवर्तनकारी नारीवादी विचारधारा। ठीक है, परिवर्तनकारी नारीवादी विचारधारा। अब ये भी क्या है कि आज के समय में क्या है कि महिलाएं क्या है अपने आप को बदल रही हैं, अपग्रेड कर रही हैं। ठीक है, वो एकदम भाई एक ही भैया जिंदगी से अब आगे जाना चाहती हैं। अब ये भैया जिंदगी है कि चार दीवारी में ही रहना है, ठीक है, वही पर्दा प्रथा के अंदर रहना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है बेकार है। ठीक है, तो इसलिए नारीवादी विचारधारा है जिसके बारे में अभी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा का सीधा सा मतलब है कि समाज में क्या है पुरुषों की चलती है तो उसके बाद में पुरुषों की ही चलेगी, और इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, पुरुषों का समाज में पूरा वर्चस्व है। तो यहाँ पर जो भी हथकरघे हैं किसके हाथ में है, पुरुषों के हाथ में है। जो भी डिसीजन का जो भी सेक्टर है किसके, पुरुषों के हाथ में है। जो भी संसाधन है किसके, पुरुषों के हाथ में है। जो भी आर्थिक गतिविधियाँ किसके हाथ में है, पुरुषों के हाथ में है। ठीक है, तो ऐसी हम विचारधारा कहते हैं सामाजिक विचारधारा। ठीक है, और सामाजिक विचारधारा से क्या होता है मतभेद शुरू हो जाता है, जहाँ से हम M फॉर मेल और F फॉर फीमेल में दोनों में क्या देखने को अंतर देखने को मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों चलिए हम समझते हैं डिटेल से नारीवादी। ठीक है, अब हम समझेंगे भाई नारीवादी। अब नारीवादी भाई क्या होता है कि नारीवादी यह नाम से पता चल रहा है नारी के ऊपर बात हो रही है, यानी स्त्री की बात हो रही है, और स्त्री के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है स्त्री के ऊपर स्त्रियों को हमें आगे रखना है, स्त्रियों को क्या रखना है आगे रखना है। तो इनके क्या है कुछ अपने सिद्धांत हैं, इनकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इनका क्या है समानता पर बल। ठीक है, नारीवादी जो सिद्धांत है यानी नारीवाद का यानी लेडीजों का यानी औरतों का सिद्धांत है कि जो भी जिस तरह से पुरुष समाज जो है उनको बहुत सारे क्या है नियम कानून उनके हाथ में है, उस तरह से उनको भी वहाँ पर क्या समानता मिलनी चाहिए। जैसे जहाँ से पुरुष वर्ग अपना काम धंधा शुरू करता है तो वहाँ से वो भी बैठ करके आराम से उनके साथ काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि उनको पीछे धकेला जाए। ये कब पॉसिबल होगा, जब लोगों के हाथ में क्या है शिक्षा होगी। ठीक है, कैसे कब होगी, शिक्षा हाथ में होगी, जब लोग एजुकेटेड रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद पितृसत्ता की आलोचना। इन लोगों ने क्या करा, पितृसत्ता जो भी पैतृक रूप से सत्ता चलती हुई आ रही है, ठीक है, जो जैसे कि मैंने आपको समझाया सॉरी जे और उसका ये बाई एक्स और डब्ल्यू, ये सारे क्या है परंपरावादी चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे आ रहे हैं भाई, परंपरावादी चलते हुए आ रहे हैं। और इसके बाद में क्या है इन्होंने आलोचना करी। आलोचना का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम जहाँ पर पॉजिटिव भी बोलते हैं और नेगेटिव चीज़ें भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं इसमें महिला अनुभवों पर ध्यान। अब यहाँ पर हमने ध्यान दिया किस पे, महिला अनुभवों पर। किसके ऊपर, महिला अनुभवों पर हमने क्या दिया, ध्यान दिया। ठीक है, जो भी कुछ महिलाएं होती हैं जिनके वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो समाज में जाकर के जागरूकता का काम करना शुरू कर देती हैं, ताकि वो लोग तो जागरूक हो गए हैं और समाज में जो भी महिलाएं हैं वो भी जागरूक हो जाए, ताकि जो भी नियम कानून है उनके हक में, ठीक है, उनके हक में बने। ठीक है, ताकि जो भी जिस प्रकार की छेड़खानी होती है या फिर कोई भी विडम्बनाएं, ठीक है, जो भी महिलाओं को दुख दर्द पहुंचाए, ठीक है, ऐसी स्थितियों से बचा जा सके। ठीक है, अच्छे से अच्छे नियम कानून बनाए, अच्छे से अच्छे सिक्योरिटी वगैरह दी जाए। ठीक है दोस्तों, शोषण और भेदभाव का विश्लेषण। शोषण और भेदभाव का विश्लेषण की हम बात करें तो महिलाओं के साथ हमेशा अक्सर क्या देखने को हमें मिलता है कि यहाँ पर इनको दबाया जाता है, इनको सताया जाता है और उसके बाद शोषण देखने को मिलता है। और उसके बाद भेदभाव का विश्लेषण। अब भेदभाव का विश्लेषण जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने आस पड़ोस किसी घर में देख लेना जहाँ पर एक लड़का है और लड़की है, दोनों में देख लेना, दो उनके पेरेंट्स हैं। ठीक है, पेरेंट्सों को देख लेना कि किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, लड़का को या फिर लड़की को। वहाँ पर हमें देखने की चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को प्यार नहीं करते हैं, लड़कियों को भी प्यार करते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप लोग जब नोटिस करोगे तो तब आपको दिखाई देगा कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। ठीक है,
बाकी अपने बच्चे से भाई हर किसी को प्यार होता ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार नहीं करता है, प्यार भाई सब करते हैं, लेकिन फिर भी भाई ये कि मनुष्य क्या है, थोड़ा लालची प्रजाति का होता है, तो वो क्या है अपना फायदा ज़्यादा देखता है, ठीक है। अब जैसे कि लड़की है, लड़की क्या अपने ससुराल चली जाएगी तो उतनी जल्दी आकर के नहीं देख पाएगी बुढ़ापे में उनको, ठीक है। तो यहाँ लड़का क्या है साथ में ही रहेगा, ठीक है। भले ही वो उनको ना समझे, लेकिन फिर भी क्या है देखता तो रहेगा कि हाँ, और उसका देखता है देखेगा तो उसके बाद में उसको तरस लगेगा तो उसके बाद में उनका इलाज वगैरह उनको लिए खाना पीना लेकर के आकर के दे देगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि लोग पुरुषों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस वजह से लड़कों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है दोस्तों। और बात हम करें यहाँ पर परिवर्तन की मांग, जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो नारीवादी जो सिद्धांत है वो क्या करता है, परिवर्तन की मांग करता है। जिस तरह से महिलाओं के ऊपर जो भी विडंबनाएं कसी जाती हैं, जो भी रूढ़िवादी धारणाएं लगाई जाती हैं, महिलाओं को चार दीवारी के अंदर बंद रखा जाता है, तो यहाँ से इनको क्या निकलना है, आगे बढ़ना है। और जो इस तरह से जो पुरुष समाज है वो कामगर का है, ठीक है, हर जगह क्या है उसकी शक्ति है, उसकी बहुली चल रही है, ठीक है। इस तरह से इनको भी क्या करना है, सोसाइटी में आगे बढ़ना है और अपना नाम रोशन करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो समझो कि राजनीतिक भागीदारी पर जोर, ठीक है। महिलाएं जिस प्रकार से जो इंदिरा गांधी थी, इन्होंने क्या करा, राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया, और उसके बाद में पूरी एक टाइम में इतनी पावरफुल लीडर थी किसकी, हमारे भारत की, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान के भाई अच्छी तरीके से धूल वगैरह छटा दी थी। चलिए समझते हैं कि उदारवादी नारीवाद विशेषताएं, यानी अब ये उदारवादी लोग हैं, ठीक है, उदारवादी लोग हैं जो कि मार्क्सवादी लोग हैं, ठीक है, जो कि क्या कैपिटल को फॉलो करते हैं, यानी किसको, कैपिटलिज्म इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, ठीक है। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब जाकर के बहुत डिटेल से चैप्टर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो उदारवादी नारीवादी विशेषताएं, तो यहाँ पर क्या है, समान अधिकार पर जोर। ये जो नारीवादी है, ठीक है, ये लोग कहते हैं कि जिस तरह से पुरुष समुदाय को हम आगे रखते हैं, उस प्रकार से हमें भी आगे रखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, समान अधिकार पर जोर देना है। जैसे कि जिस प्रकार से सोसाइटी में लड़कों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, उस तरह से लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। और सोसाइटी में जिस तरह से लड़कों को क्या दिया जाना चाहिए, अच्छा रोजगार मिलता है, वैसे ही लड़कियों को भी अच्छा रोजगार मिले, ठीक है। और उसके बाद राजनीति में जिस तरह से जो पुरुषों की हमें बहुली देखने को मिलती है, और वैसे ही वैसे हमें क्या देखने को मिले भाई, लड़कियों की भी बहुली देखने को मिले, जिससे कि जो लड़कियों जब सोसाइटी इसमें राजनीति में आएंगी तो अपने हिसाब से जो भी उनके लिए मुद्दे रहेंगे, ठीक है, जो भी उनकी विडंबनाएं, उनकी समस्याएं, जो भी उनके इशू, जो भी उनके प्रॉब्लम होंगे, तो उनके ऊपर वो कामगर कर सकेंगे, ठीक है, उनके ऊपर काम करेंगे। और अपने देश में जो भी फीमेल वगैरह है, और जो भी उनके ऊपर जो भी दिक्कत वगैरह होती है, तो उनको आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में एक फीमेल को क्या दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए समझते हैं अगला टॉपिक, जो कि है हमारा कानूनी सुधार। अब कानून के अंदर क्या है कि सुधार लेकर के आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि समान वेतन, अब पुरुषों को क्या मिलता है, वेतन ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन फीमेल को वेतन कम मिलता है, ठीक है। और इसके बाद में समान अवसर, अब समान अवसर कब मिलेंगे, जब कानून हमारा अच्छा होगा, कानून हमारा सुचारू रूप से लागू होगा, चलेगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से, और सब लोग इसका पालन करेंगे। चलिए समझते हैं इसमें स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी जिस तरह से पुरुषों के पास क्या होता है कि अपने पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी फ्रीडम है उनको कोई भी चीज़ सोचने की, कुछ भी समझने की, कहीं भी आने जाने की, आर्थिक रूप से पैसे खर्चने की, या फिर आर्थिक रूप से जो भी गतिविधियां होती हैं वो सारी करने की, ठीक है। लेकिन फीमेल जो कैंडिडेट है इनके पास क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर जो भी फीमेल है इनको क्या चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, जिससे कि ये स्वयं निर्णय ले सकें और अपने डिसीजन खुद तैयार करें, और जो भी अपनी बातचीत है इनको खुद करें, यानी किसी के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं हम इसमें अगला टॉपिक, जो कि है इसमें यहाँ पर क्या है, उदारवादी नारीवाद में क्या धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, क्या आते हैं भाई, धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है आपका आर्ट, यानी आपका यूनिट है आर्ट, जो कि है भाई जेंडर, पूरी तरह से भाई पूरा हो जाता है समाप्त। और ये इसकी फाइनली वीडियो है, ठीक है। इसके बाद में मैंने ये पूरा चैप्टर आपकी एक ही वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।